नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक पर आपका स्वागत है। दरअसल कल मैंने बात की थी कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार की राजनीति कैसे इस मामले के पीछे है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज मैं चर्चा करूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में खास करके युवा नेताओं के बीच में ये इस पूरे मामले के चपेट में वो कैसे आ गए हैं और कैसे आदित्य ठाकरे पहले ठाकरे नहीं है कि वो इस तरीके के मामले में उन पर कहीं छींटे उड़े हैं। इससे पहले भी एक ठाकरे पर इस तरीके से उड़े थे, उसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले समझते हैं देश और महाराष्ट्र में आज बड़ी बातें क्या हुई है। तो सबसे पहले तो राजस्थान और महाराष्ट्र का रिश्ता इसलिए आसपास है क्योंकि राजस्थान में ऑपरेशन कमल हो रहा था, वो सक्सेसफुल होता तो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन कमल होगा, लेकिन राजस्थान में वो अब नहीं हो पाया। जिनको निकम्मा कहा था उन पायलट के साथ में, सचिन पायलट के साथ में आज गहलोत साथ में मिले, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई, विधिमंडल पार्टी की बैठक हुई उनकी, और उसके बाद विपक्ष का कहना है अभी भी कि वो विश्वास मत का प्रस्ताव लाएंगे। उसके बारे में जो होगा विधानसभा में वो होता रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों साथ में एक बार पहली बार दिखाई दिए हैं। दूसरी अहम बात महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, कल ही शरद पवार ने अपने नवासे पार्थ पवार को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप इमैच्योर है और आपको मैं सीरियसली नहीं लेता। जिस तरीके से उनकी टिप्पणियां सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई देने को लेकर हो या राम मंदिर को लेकर आई थी, उसको लेकर उन्होंने सीधे डांटा था। पार्थ पवार अजीत पवार के बेटे हैं, तो ये बात इसलिए अहम हो जाती है कि शरद पवार ने उनको इस तरीके से डांटा। अब उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। तो नितेश राणे, नारायण राणे के बेटे, बीजेपी के विधायक है, उन्होंने सबसे पहले टिप्पणी की है और कहा है कि ट्वीट किया है, पार्थ आप लंबे रेस के घोड़े हो, आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ में हैं। ये इशारा काफी है। दूसरी, उनके घर से उनको समर्थन मिल रहा है। पद्म सिंह पाटिल महाराष्ट्र के एक नेता है, शरद पवार के करीबी माने जाते थे, आजकल वो बीजेपी में है, तो उन्होंने भी पार्थ पवार का समर्थन किया है और पद्म सिंह पाटिल पार्थ पवार के मामा लगते हैं, तो ये भी एक काफ़ी अहमियत है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टिप्पणी थी छगन भुजबल की, जो महाराष्ट्र के मंत्री है, सीनियर मंत्री है। उन्होंने कहा नया है वो नया बच्चा है, इसके लिए गलती से बोल गया है, तो अपने अंदाज में उन्होंने भी टिप्पणी की। तो ये प्रकरण अभी भी चल रहा है महाराष्ट्र में और इसके इर्द गिर्द राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन तीसरी खबर काफ़ी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट में कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन ढूंढने को लेकर वहां पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गई है, यानी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गई है। फेज 2 फेज 3 की ये ट्रायल्स होंगी। 1600 लोगों पर ये वैक्सीन उनको दिया जाएगा जो सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रही है, और ये 28 दिन के फासले से ये वैक्सीन उनको दिया जाएगा। 16 अस्पताल है पुणे के इर्द गिर्द, वहां पर दरअसल ये क्लिनिकल ट्रायल होगा और उसके लिए वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन का काम पुणे में शुरू हो चुका है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है कि भारत में भी कोरोना को लेकर वैक्सीन तैयार हो जाएगी। और आखिरी खबर, सड़क 2 जो फिल्म आ रही है, सड़क आप सबने देखी होगी, आपको याद होगा संजय दत्त की ये फिल्म थी, पूजा भट्ट भी उसमें थी, महेश भट्ट की डायरेक्टेड फिल्म थी। सड़क 2 का जैसे ही प्रोमो रिलीज हुआ है, पूजा भट्ट ने भी अपने ट्वीट में डाला था और यूट्यूब पर रिलीज हुआ है, 56 लाख लोगों ने यूट्यूब पर डिसलाइक का बटन दबा दिया। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से बॉलीवुड के कुछ लोगों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी पिछले कई महीनों से, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती नजर आ रही है। हालांकि सड़क 2 OTT पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन 56 लाख लोगों का डिसलाइक दिखाता है कि बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बॉलीवुड के सामने है कि क्या ये क्यों हो रहा है, क्या कोई जानबूझकर ये डिसलाइक बटन प्रेस कर रहा है। बोर्ड आपको पता ही है कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी होते हैं, लेकिन 56 लाख डिसलाइक सड़क 2 के प्रोमो पर जो ट्रेलर रिलीज हुआ था उस पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये सब बातें कहने के बाद एक बात और इम्पॉर्टेंट है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आज अलग अलग सारे पक्षों ने अपने अपने भूमिका वहां पर रखी है और लिखित स्वरूप पर रखी है, क्योंकि उनको रिटर्न रिप्लाई फाइल करना था। रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी ये कहा गया है कि उन्हें सीबीआई से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार ने मामला दर्ज करा के फिर सीबीआई को जो ट्रांसफर किया है, यह गैर कानूनी है। उसके बजाय महाराष्ट्र सरकार से ही मामला अगर सीबीआई को जाता है तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये बात उन्होंने अपने हलफनामे में लिखी है, जो लिखित रिप्लाई उन्होंने फाइल किया है। अब सबका रिप्लाई पढ़ने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रखेगी। माना जा रहा है कि यह मामला सीबीआई को भी जा सकता है। और इसी मामले से जुड़ा जो बात मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कही थी कि आदित्य ठाकरे पहले ठाकरे नहीं है कि इस तरीके की घटना का सामना उनको करना पड़ा था। हालांकि आदित्य ठाकरे पर लगे कई सारे आरोप फेक भी निकलकर सामने आए हैं, लेकिन फिर भी एक संदेह पैदा हुआ है लोगों के बीच में और एक सस्टेन कैंपेन उनके खिलाफ चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी चुनौती है ये, लेकिन इस चुनौती से उनके चाचा राज ठाकरे गुजर चुके हैं। 1995 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी, तब रमेश किनी नाम के एक व्यक्ति थे जो मुंबई में दादर इलाके में रहते थे। उनका शव मिला था पुणे में, पुणे के एक थिएटर में मिला था, और उसको लेकर काफी आरोप लगाया गया था कि ये पूरा जो मामला है इसमें राज ठाकरे का कहीं ना कहीं हाथ है। उनका घर हथियाने के लिए राज ठाकरे और उनके दोस्तों की तरफ से ये मामला हुआ है, इस तरीके की बातें निकली थी। बाकायदा उस पर सीबीआई इंक्वायरी भी हुई और राज ठाकरे इसमें से बाहर निकल के आ गए। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि राज ठाकरे तब तक शिवसेना की राजनीति में एक अगुवाई वाले नेता माने जाते थे और बाला साहब ठाकरे के राइटफुल हेयर यानी उनके वारिस के रूप में उनको देखा जा रहा था। शिवसेना की सत्ता भी थी महाराष्ट्र में, लेकिन इस मामले के वजह से राज ठाकरे कहीं पीछे पड़ गए और उसके बाद उद्धव ठाकरे का नेतृत्व शिवसेना में आगे बढ़ते आया। तो कई बार लोग ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे के खिलाफ जो मामला बना उसमें शिवसेना की ही अंदरूनी राजनीति का हाथ था। इस तरीके की बातें कई बार की जाती है और इसी का मामला ये हुआ कि ये चिंगारी तब भड़की जब राज ठाकरे ने अपने मन की जो खटास थी वो 1997 में पहली बार ये बात बाहर रखी कि वो नाराज हैं, और तब से लेकर 2006 तक 10 साल के बाद वो आखिरकार पार्टी से बाहर निकले, अपनी पार्टी बनाई। लेकिन उसके पीछे ये जो किनी हत्या का मामला था वो काफी दिन तक चर्चा में रहा था इस पूरे मामले में। तो इसी के वजह से लगता है कि आदित्य ठाकरे के मामले में शिवसेना में काफी चुलबुलाहट है, क्योंकि इस मामले में भले ही कुछ साबित ना हो, लेकिन सीबीआई के इंक्वायरी में अगर आदित्य ठाकरे को एक बार पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा, तब भी राजनीतिक दृष्टि से उनके करियर के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, जो उनके चाचा ने भी शिवसेना में रहते हुए भुगी हुई है। अब मामला पार्थ पवार का तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, उन पर कोई आरोप भी नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से खत जाकर लिखा और अपने ही पार्टी के गृह मंत्री को कहा कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए, उससे उनके ग्रैंडफादर काफी उनके दादा जो है वो काफी खफा हो गए और उन्होंने उनको डांट दिया। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के जो दो बड़े युवा नेता हैं आदित्य ठाकरे और पार्थ पवार, जो अजित पवार के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे और मुख्यमंत्री के बेटे, इन दोनों को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के हिस्से का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में अलग तरीके की राजनीति दिखाई दे रही है।